दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज़ देख रहे थे उसमें हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों बायो। और बायो के तहत हम लोग दोस्तों लास्ट चैप्टर देख रहे थे, वह था हमारा विविध यानी कि मिसलेनियस में दोस्तों हम लोगों ने कुछ पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। जो बाकी बचे हुए पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ हमारा जो जीएस पॉइंटर का दोस्तों बायो सब्जेक्ट है वह हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बायो से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं दोस्तों वह हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं और यह हमारा बायो से संबंधित दोस्तों लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग विविध चैप्टर के साथ पूरी जीव विज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों यहाँ की जीव अंतक्षेपक होता है, क्या है ध्यानपूर्वक देखें। हम लोग का टॉपिक चल रहा था बायो में विविध यानी कि मिसलेनियस। ठीक है, देखें चलें दोस्तों। कह रहा था कि जीव अंतक्षेपक होता है तो याद रखिए वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक होता है। क्या है? जीव अंतक्षेपक होता है तो याद रखिए वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एवं लाइकोपीन में से वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इंपॉर्टेंट मार्क करें, कई बार पेपर में पूछा गया है तो इसको ध्यानपूर्वक देखें आप। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एवं लाइकोपीन में से वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो याद रखें दोस्तों लाइकोपीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखें कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एवं लाइकोपीन में से वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो याद रखिए दोस्तों लाइकोपीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखें दोस्तों। कह रहा है कि जार्विक 7 क्या है दोस्तों। कह रहा है जार्विक 7, तो जार्विक 7 याद रखें दोस्तों एक कृत्रिम हृदय है। क्या है दोस्तों? जार्विक 7 जो है दोस्तों वह हमारा एक कृत्रिम हृदय है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते रहें। चलिए देखें अगला क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि वैज्ञानिक या चिकित्सक जिसने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। वैज्ञानिक या चिकित्सक जिसने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी तो याद रखिए दोस्तों एडवर्ड जेनर। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि वैज्ञानिक या चिकित्सक जिसने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी तो याद रखिए दोस्तों एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है दोस्तों कि इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि इम्यूनोलॉजी के जनक हैं तो याद रखिए दोस्तों एडवर्ड जेनर हमारे इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि इम्यूनोलॉजी के जनक हैं तो याद रखिए दोस्तों एडवर्ड जेनर। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के जनक हैं तो याद रखिए दोस्तों एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु। क्या है दोस्तों? याद रखिए कि रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं तो याद रखिए इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु। ठीक है, रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु दोस्तों। ठीक है, याद रखिए रॉबर्ट वेबस्टर को हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु। ठीक है, अगला देखें इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो याद रखें जोनास साल्क जाने जाते हैं तो याद रखिए पोलियो के टीके की खोज हेतु हमारे जोनास साल्क जाने जाते हैं। ठीक है, दोनों फिर से देखिए कि रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु हमारे रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु। अगला देखें दोस्तों जोनास साल्क जाने जाते हैं तो याद रखिए पोलियो के टीके की खोज हेतु हमारे जोनास साल्क जाने जाते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक बार और देखेंगे कि रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं तो याद रखिए इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु हमारे रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं। ठीक है, अगला देखें जोनास साल्क जाने जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों पोलियो के टीके की खोज हेतु हमारे जोनास साल्क जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंटों को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ सुमेल कराया गया है। ठीक है, हम देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ सुमेलित है। ठीक है, कह रहा सुमेलित है तो देखेंगे। कह रहा दोस्तों अर्बर और स्मिथ। ठीक है, कह रहा है अर्बर और स्मिथ तो इन्होंने दोस्तों अंत आकेंद्रन का पता लगाया था। क्या है? अर्बर और स्मिथ ने दोस्तों अंत आकेंद्रन का पता लगाया था हमारे अर्बर और स्मिथ ने। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। फिर कह रहा दोस्तों फील्डमैन, तो फील्डमैन संबंधित है दोस्तों हमारे एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। क्या है दोस्तों? इन्होंने
फेल्डमैन ने दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया है। ठीक है, मूलिस देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, तो मूलिस ने दोस्तों पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया था। ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इन्होंने पता लगाया था दोस्तों हमारे मूलिस ने। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है टेमिन और बाल्टीमोर, तो टेमिन और बाल्टीमोर ने दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया दोस्तों टेमिन और बाल्टीमोर ने। ठीक है, एक बार और देखेंगे हम दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। अर्बर और स्मिथ ने पता लगाया था दोस्तों अंत आकेंद्रण का पता लगाया। अर्बर और स्मिथ ने, क्या है, अर्बर और स्मिथ ने अंत आकेंद्रण का पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए फील्डमैन, तो फील्डमैन ने पता लगाया था दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया था हमारे फील्डमैन ने। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया था दोस्तों फील्डमैन ने। ठीक है, फिर अगला देखिए मूलिस, तो मूलिस ने पता लगाया था दोस्तों पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया था। पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया था हमारे मूलिस ने। ठीक है, मूलिस ने पता लगाया था पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। अगला देखें टेमिन और बाल्टीमोर। ठीक है, टेमिन और बाल्टीमोर ने पता लगाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया इन्होंने, टेमिन और बाल्टीमोर ने। ठीक है, फिर देखें यहाँ अर्बर और स्मिथ ने पता लगाया अंत आकेंद्रण का पता लगाया था दोस्तों अर्बर और स्मिथ ने। क्या है, अंत आकेंद्रण का पता लगाया अर्बर और स्मिथ ने। फील्डमैन ने पता लगाया दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया फील्डमैन ने। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया फील्डमैन ने दोस्तों। फिर देखिए मूलिस ने पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया मूलिस ने। फिर देखिए टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आगे। फिर दोस्तों सुमेलित कराया है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या सुमेलित करा रहा है। कह रहा है दोस्तों ज्वरनाशी, तो याद रखिए दोस्तों जो पैरासीटामॉल है यह दोस्तों हमारा ज्वरनाशी है। क्या है, पैरासीटामॉल दोस्तों हमारा ज्वरनाशी है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों प्रतिफेन कारक, तो याद रखिए दोस्तों पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स जो होते हैं यह हमारे प्रतिफेन कारक होते हैं। क्या दोस्तों, प्रतिफेन कारक होते हैं दोस्तों पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। क्या है, प्रतिफेन कारक होते हैं दोस्तों पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स जो होते हैं वह हमारे प्रतिफेन कारक होते हैं। अगला देखिए सैलिसिलेट औषधि होती है दोस्तों एस्पिरिन। क्या है दोस्तों, सैलिसिलेट औषध होती है वह हमारी एस्पिरिन दोस्तों सैलिसिलेट एसिड होती है। अगला देखिए दोस्तों कह रहा है अस्थि क्षय रोधी। ठीक है, तो अस्थि क्षय रोधी दोस्तों हमारा होता है कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन डी दोस्तों हमारा होता है अस्थि क्षय रोधी। फिर से देखेंगे दोस्तों ज्वरनाशी हमारा हो जाएगा दोस्तों पैरासीटामॉल। क्या है दोस्तों, ज्वरनाशी हो जाएगा दोस्तों हमारा पैरासीटामॉल। क्या है, ज्वरनाशी पैरासीटामॉल। अगला देखें प्रतिफेन कारक हो जाएगा दोस्तों पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स हमारा प्रतिफेन कारक हो जाएगा। ठीक है, प्रतिफेन कारक हो जाएगा दोस्तों हमारा पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स। ठीक है, सैलिसिलेट औषधि हो जाएगी हमारी एस्पिरिन और अस्थि क्षय रोधी हो जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। फिर से देखें ज्वरनाशी हो जाएगा दोस्तों हमारा पैरासीटामॉल, ज्वरनाशी हो जाएगा दोस्तों पैरासीटामॉल। प्रतिफेन कारक हो जाएगा पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। क्या है, प्रतिफेन कारक हो जाएगा पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। ठीक है, सैलिसिलेट औषधि हो जाएगी दोस्तों हमारी एस्पिरिन। क्या है, सैलिसिलेट औषधि हो जाएगी हमारी एस्पिरिन। ठीक है, अस्थि क्षय रोधी दोस्तों हो जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। क्या है, अस्थि क्षय रोधी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। ठीक है, फिर देखें ज्वरनाशी हो जाएगा हमारा पैरासीटामॉल, प्रतिफेन कारक हो जाएगा पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। क्या है, प्रतिफेन कारक हो जाएगा पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। ठीक है, सैलिसिलेट औषधि हो जाएगा दोस्तों हमारा एस्पिरिन। क्या है, सैलिसिलेट औषधि हो जाएगा दोस्तों हमारा एस्पिरिन और अस्थि क्षय रोधी हो जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। एक बार और देखें ज्वरनाशी पैरासीटामॉल, प्रतिफेन कारक हो जाएगा पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स, सैलिसिलेट औषधि हो जाएगा एस्पिरिन और अस्थि क्षय रोधी हो जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए दोस्तों सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है दोस्तों, तो यहां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों फ्रांसिस कोलिंस। ठीक है, तो इन्होंने मानव जीनोम मानचित्रण किया था दोस्तों। क्या है, जो हमारे फ्रांसिस कोलिंस है दोस्तों इन्होंने मानव जीनोम मानचित्रण किया था। ठीक है, फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा दोस्तों हमारा मानव जीनोम मानचित्रण। ठीक है, फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा मानव जीनोम मानचित्रण। ठीक है, अगला देखें सर्जी ब्रीन हो जाएगा दोस्तों हमारा गूगल खोज सर्च इंजन। क्या है, सर्जी ब्रीन हो जाएगा दोस्तों हमारा गूगल खोज सर्च इंजन हो जाएगा दोस्तों हमारा सर्जी ब्रीन। ठीक है, अगला देखें क्या है, जिमी वेल्स हो जाएगा दोस्तों हमारा विकीपीडिया से। क्या है, जिमी वेल्स हो जाएगा दोस्तों हमारा विकीपीडिया से। अगला देखें कह रहा दोस्तों फ्रांसिस कोलिंस। ठीक है, तो फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा दोस्तों मानव जीनोम मानचित्रण। क्या है, फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा दोस्तों हमारा मानव जीनोम मानचित्रण। ठीक है, सर्जी ब्रीन हो जाएगा दोस्तों गूगल खोज सर्च इंजन। क्या है, सर्जी ब्रीन हो जाएगा दोस्तों गूगल खोज सर्च इंजन। अगला देखें जिमी वेल्स हो जाएगा दोस्तों हमारा विकीपीडिया। क्या है, फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा दोस्तों मानव जीनोम मानचित्रण। फ्रांसिस
कोलिंस हो जाएगा हमारा मानव जीनोम मानचित्रण, सर्जी ब्रीन हो जाएगा दोस्तों गूगल खोज सर्च इंजन, सर्जी ब्रीन हो जाएगा गूगल खोज सर्च इंजन, जिमी वेल्स हो जाएगा विकिपीडिया। ठीक है, फिर देखें फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा दोस्तों मानव जीनोम मानचित्रण, क्या है फ्रांसिस कोलिंस हो जाएगा मानव जीनोम मानचित्रण। ठीक है, सर्जी ब्रीन हो जाएगा गूगल खोज सर्च इंजन, सर्जी ब्रीन हो जाएगा गूगल खोज सर्च इंजन, जिमी वेल्स हो जाएगा दोस्तों विकिपीडिया। ठीक है, ध्यान रखें फ्रांसिस कोलिंस मानव जीनोम मानचित्रण, सर्जी ब्रीन हो जाएगा दोस्तों गूगल खोज सर्च इंजन और जिमी वेल्स हो जाएगा दोस्तों हमारा विकिपीडिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखें क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ध्यानपूर्वक कह रहा है दोस्तों लिथोट्रिप्सी है। तो लिथोट्रिप्सी है दोस्तों गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। क्या है दोस्तों, लिथोट्रिप्सी है दोस्तों गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है, लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है, अगला देखें दोस्तों क्या है, कह रहा है बैक्टीरिया की खोज की थी। तो याद रखिए दोस्तों लीवेनहुक ने हमारी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्या है दोस्तों, लीवेनहुक ने दोस्तों हमारी बैक्टीरिया की खोज की थी। फिर देखिए लिथोट्रिप्सी है तो याद रखिए गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है, लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। जीवाणु की खोज की थी तो याद रखिए दोस्तों लीवेनहुक ने हमारी जीवाणु की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, यहां देखें कह रहा है सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए आर्जिमोन तेल या पोस्ते की एक प्रजाति से प्राप्त का। ठीक है, पोस्ते की एक प्रजाति से प्राप्त होता है दोस्तों हमारा आर्जिमोन तेल, और सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए आर्जिमोन तेल पोस्ते की एक प्रजाति से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों लुइसाइट, फिर है मस्टर्ड गैस, फिर है मिथाइल साइनाइड और फिर है फॉस्जीन में से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों मस्टर्ड गैस का। क्या है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों लुइसाइट, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड तथा फॉस्जीन में से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों मस्टर्ड गैस का। ठीक है, फिर देखिए लुइसाइट, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड तथा फॉस्जीन में से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों मस्टर्ड गैस का। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या है। चलिए दोस्तों यहां देखें, कह रहा है दोस्तों वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्या है, कह रहा है वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विषवर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें दोस्तों कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित हैं, और यह विपत्ति क्रम अभी भी दशकों तक चल सकता है। यहाँ संदर्भित है तो याद रखिए दोस्तों निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। क्या है दोस्तों, निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विषवर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित हैं, और यह विपत्ति क्रम अभी भी दशकों तक चल सकता है। यहाँ संदर्भित है तो याद रखिए दोस्तों निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। क्या है, निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि एजेंट ऑरेंज क्या है। ठीक है, एजेंट ऑरेंज क्या है तो याद रखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन था। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है दोस्तों एजेंट ऑरेंज क्या है तो याद रखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन था हमारा एजेंट ऑरेंज। फिर से देखें एजेंट ऑरेंज क्या है तो संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है, कह रहा दोस्तों कि अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो याद रखिए दोस्तों विलियम मैरिस डेविस ने। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो याद रखिए दोस्तों विलियम मैरिस डेविस ने हमारा अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो याद रखिए विलियम मैरिस डेविस ने हमारा अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या है,
है? विलियम मैरिस डेविस ने। ठीक है, अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कणीय तत्व होते हैं। ठीक है, कणीय तत्व होते हैं तो याद रखिए दोस्तों वायु प्रदूषक। क्या है? कह रहा है कि कणीय तत्व होते हैं तो याद रखिए दोस्तों हमारे वायु प्रदूषक होते हैं। यहां देखें अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो याद रखिए दोस्तों विलियम मैरिस डेविस ने हमारा अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या है? विलियम मैरिस डेविस ने अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। बढ़ेंगे हम आगे के पॉइंट को देखेंगे क्या हमारे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे यहां क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? कह रहा है फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है तो याद रखिए उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए दोस्तों। क्या है? ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। क्या है? फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है तो उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है तो याद रखिए उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कथन कर रहा है दोस्तों मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कथन हमारा कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका जो है वह अधिकतम जल धारण करता है। और कारण कह रहा है दोस्तों कि मृत्तिका में रंध्राकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हमारा कथन कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका जो है वह अधिकतम जल धारण करती है। क्या है? मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। फिर कह रहा है दोस्तों कारण कि हमारा मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। क्या है? मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो कारण दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कारण हमारा गलत दिया गया है, जबकि दोस्तों हमारा कथन जो है वह सत्य है। तो आंसर हम मार्क करेंगे ए सत्य है किंतु आर हमारा असत्य है, यानी कि कथन देख लीजिए वह सही है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका जो है वह अधिकतम जल धारण करती है, कारण हमारा गलत दिया गया है। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है तो याद रखिए दोस्तों एफ्लुएंट्स यानी कि बहिस्राव। ठीक है, एफ्लुएंट्स यानी कि दोस्तों बहिस्राव। फिर देखिए जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है तो याद रखिए दोस्तों बहिस्राव यानी कि एफ्लुएंट्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है तो याद रखिए दोस्तों बहिस्राव यानी कि एफ्लुएंट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा दोस्तों कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति यानी कि स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। कह रहा है कि कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति यानी कि स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव हमारा पड़ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला कह रहा है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्या है? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। क्या है? इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या कह रहा है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है तो याद रखिएगा दोस्तों इकोर्निया। क्या है दोस्तों? कह रहा है हमारा, याद रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है तो याद रखिए दोस्तों इकोर्निया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है तो याद रखिए दोस्तों इकोर्निया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है तो याद रखिए दोस्तों क्या? इकोर्निया। क्या है? इकोर्निया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। कह रहा दोस्तों जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है। क्या है? कह रहा है जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है। कई बार दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है तो याद रखिएगा नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। क्या है? जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है तो याद रखिए नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के
आधिक्य के कारण। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण हमारा जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। ठीक है, नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण हमारा जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें सारे प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक मापदंड है। तो याद रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए क्या है दोस्तों, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए हमारा जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मानक मापदंड है। ठीक है, याद रखें कि जैव ऑक्सीजन मांग मानक मापदंड है। तो याद रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, फिर देखें जैव ऑक्सीजन मान यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक मापदंड है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, फिर देखें जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मानक मापदंड है। तो याद रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में सही कथन है। तो याद रखिए यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। क्या है दोस्तों कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। क्या है दोस्तों, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। याद रखिए दोनों पॉइंट हमारा सुपोषण के संबंध में कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। क्या है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में सही कथन है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। क्या है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए पौधों की वृद्धि दर नापने में। क्या है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं तो पौधों की वृद्धि दर नापने में। याद रखिएगा ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि दर नापने में। ठीक है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि दर नापने में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि दर नापने में। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा मेस्तीजो। क्या है दोस्तों, फिर से देखिए लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मेस्तीजो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ फिर देखिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए पौधों की वृद्धि दर नापने में। क्या है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो पौधों की वृद्धि दर नापने में। अगला देखें, लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो याद रखिए मेस्तीजो। क्या है, लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों मेस्तीजो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो याद रखिए दोस्तों यूरेनियम लेड विधि से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो याद रखिए यूरेनियम लेड विधि से दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो याद रखिए यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है, ऊपर देखिए लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों मेस्तीजो। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो याद रखिए यूरेनियम लेड विधि से। क्या है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से जिसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है। तो याद रखिए दोस्तों जीवाश्म। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से जिसके आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है। तो याद रखिए दोस्तों जीवाश्म। दोनों पॉइंट ऊपर दोनों पॉइंट दोस्तों जो दिए गए हैं वह परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे। कह रहा है सर्व प्राचीन समूह की आयु आंकी जाती है। क्या है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो याद रखिए यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है, फिर कह रहा है कि जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से जिसके आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है। तो याद रखिए दोस्तों जीवाश्म। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। ठीक है, फिर से देखेंगे सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो यूरेनियम लेड विधि से, और जीवाश्म पौधों तथा चट्टानों में से जिसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है वह है दोस्तों हमारा जीवाश्म। ठीक है, याद रखिए। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। ठीक है,
कह रहा दोस्तों कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ठीक है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखें। फिर ऊपर देखेंगे, जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से जिसके आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों जीवाश्म, ठीक है। नीचे देखें, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ठीक है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, ठीक है दोस्तों। आगे के पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों ग्लूकोज अणु। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों ग्लूकोज अणु। क्या है, सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारे ग्लूकोज अणु होते हैं दोस्तों हमारे सेल्यूलोज एवं स्टार्च में, ठीक है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों ग्लूकोज, फिर कह रहा दोस्तों सेल्यूलोज, फिर कह रहा दोस्तों फ्रक्टोज, फिर कह रहा दोस्तों सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों सेलुलोज। क्या है, कह रहा दोस्तों ग्लूकोज, फिर कह रहा है सेलुलोज, फिर कह रहा है फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारा सेलुलोज हमारा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। फिर देखें, ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों सेलुलोज हमारा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि लीवर फ्लूक घोड़े, गाय, आदमी एवं भेड़ में से जिसकी पित्त वाहिनी में रहता है, भेड़ की, ठीक है। कह रहा है लीवर फ्लूक घोड़े, गाय, आदमी एवं भेड़ में से जिसकी पित्त वाहिनी में रहता है, तो याद रखिए लीवर फ्लूक हमारा दोस्तों रहता है भेड़ की पित्त वाहिनी में, ठीक है। फिर देखें, कह रहा दोस्तों लीवर फ्लूक घोड़े, गाय, आदमी एवं भेड़ में से जिसकी पित्त वाहिनी में रहता है, तो याद रखिए हमारे भेड़ की, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर फिर देखें, ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों सेलुलोज हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि लीवर फ्लूक घोड़े, गाय, आदमी एवं भेड़ में से जिसकी पित्त वाहिनी में रहता है वह है दोस्तों हमारा भेड़ की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें, कह रहा है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो याद रखिए दोस्तों फ से फल और फ से फ्रक्टोज, ठीक है, फ से फल हमारा फ से फ्रक्टोज, ठीक है। कह रहा है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो याद रखें फ से फल, फ से फ्रक्टोज दोस्तों, ठीक है। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे के पॉइंट को हम देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। सारे पॉइंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। बढ़ेंगे दोस्तों आगे की पॉइंट की तरफ, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें, ठीक है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखें दोस्तों हमारा कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों कोशिका भित्ति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों कोशिका भित्ति हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। अगला देखें, कह रहा दोस्तों बेला संगमों यानी कि दोस्तों एस्चुरीज में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं, ये पुष्प पुंज ब्लूम्स कहलाते हैं दोस्तों लाल ज्वार। क्या है, फिर देखें कि बेला समंगो यानी कि एस्चुरीज में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं, ये पुष्प पुंज ब्लूम्स कहलाते हैं, तो याद रखिए लाल ज्वार, ठीक है। देखें दोस्तों यहाँ पे बेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं, ये पुष्पपुंज कहलाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों लाल ज्वर, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों विचार करते हैं, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों पहला पॉइंट कि साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। क्या है, कह रहा है साधारण नील हरित शैवाल, ठीक है, स्पाइरोगाइरा और यूलेथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, ठीक है। तो इनमें से सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों सही है, जबकि पहला पॉइंट हमारा जो है वह दोस्तों गलत दिया गया है, ठीक है। देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलेथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागर
महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक कह रहा है कि साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा पॉइंट कि गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, तो इनमें से सत्य कथन है, तो याद रखिए दोस्तों केवल दूसरा। चलिए दूसरा पॉइंट फिर से हम देख लेंगे कि गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, केवल 2 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखें कह रहा है कवकमूलीय यानी कि दोस्तों माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में। ठीक है, फिर देखें कह रहा दोस्तों कवकमूलीय यानी कि माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। क्या है? सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। क्या है? पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा देखें कि रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। क्या है? रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो कह रहा है दोस्तों कि उपरोक्त में से सत्य कथन है, तो याद रखें दोस्तों तीनों पॉइंट सही हैं। फिर से देखेंगे कह रहा दोस्तों कि कवकमूलीय यानी कि माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। क्या है? सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, हमारा पहला पॉइंट। दूसरा कि पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। क्या है? पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा पॉइंट कि रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो तीनों पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा कवकमूलीय जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों, सारे पॉइंट हमारा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें कह रहा दोस्तों, कह रहा है पादप पालम यानी कि पादप पालय यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। क्या है दोस्तों? कह रहा है पादप पालय यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। क्या है दोस्तों? कह रहा है हमारा कि पादप पालय यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, तो याद रखिए नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों पादप पालय यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। क्या है? पादप पालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, तो याद रखिए नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। क्या है? फाइटोट्रॉन एक सुविधा है दोस्तों, तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए हमारा फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। ठीक है, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। अगला देखें, कह रहा है दोस्तों मोती, फिर कह रहा है मूंगा, लाख और गोंद में से एक कीट के शरीर से निकला स्राव है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा लाख। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए कि मोती, मूंगा, लाख और गोंद में से एक कीट के शरीर से निकला स्राव है, तो याद रखिए दोस्तों लाख हमारा कीट के शरीर से निकला स्राव है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर देखिए फिर से देखेंगे, कह रहा है पादपालय एक सुविधा है यानी कि फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। ठीक है, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। अगला फिर देखें मोती, मूंगा, लाख और गोंद में से एक कीट के शरीर से निकला स्राव है, तो याद रखिए दोस्तों लाख हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला देखें, कह रहा है दोस्तों कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? तो याद रखिए बायोल्यूमिनेंस। क्या है? बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, फिर देखें कि कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिए बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेंस कहते हैं हम लोग। ध्यानपूर्वक फिर से देखें, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों बायोल्यूमिनेंस। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। क्या है? विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम, क्या है? विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। क्या है? विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है दोस्तों हमारा कि विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उपरोक्त कथनों में से सही है, तो याद रखिए केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है, यानी कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक
आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, बाकी दोनों पॉइंट हमारे गलत हैं। ठीक है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, जबकि दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, याद रखिए कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, सारे पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। ठीक है, क्या है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। ठीक है दोस्तों, फिर देखें कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है दोस्तों क्या, तो अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। ध्यानपूर्वक याद रखें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। क्या है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। अगला देखें दोस्तों, सही सुमेलन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या सही सुमेल कराया गया है। कह रहा है दोस्तों हरित क्रांति, तो याद रखिए हरित क्रांति हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेलित खाद्यान्न से। क्या है, हरित क्रांति सुमेलित हो जाएगा खाद्यान्न से। ठीक है, श्वेत क्रांति हमारा सुमेल हो जाएगा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से। क्या है, श्वेत क्रांति हमारा सुमेल हो जाएगा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से। पीत क्रांति हो जाएगा दोस्तों तिलहन से। क्या है, पीत क्रांति हो जाएगा तिलहन से। नीली क्रांति हो जाएगा दोस्तों मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से। ठीक है, चारों पॉइंट फिर देखें सही सुमेल है। याद रखिए हरित क्रांति हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न से। क्या है, हरित क्रांति हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न से। ठीक है, श्वेत क्रांति हो जाएगा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से। क्या है, श्वेत क्रांति हो जाएगा दोस्तों दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से। पीत क्रांति हो जाएगा दोस्तों तिलहन से। नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से। ठीक है, फिर देखें हरित क्रांति हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति हो जाएगा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से। पीत क्रांति हो जाएगा तिलहन से। नीली क्रांति हो जाएगा दोस्तों मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से। ठीक है दोस्तों, चारों पॉइंट ध्यानपूर्वक याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे की प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों जो हरित क्रांति में हमारा प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल था, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मैक्सिकन गेहूं। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था, तो याद रखिए दोस्तों मैक्सिकन गेहूं प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या है, कह रहा है फसल लॉगिंग विधि है। क्या है दोस्तों, कह रहा है फसल लॉगिंग विधि है, तो याद रखिए फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। क्या है दोस्तों, दोनों पॉइंट फिर से देखिए कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल था, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मैक्सिकन गेहूं। क्या है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल था, तो याद रखिए मैक्सिकन गेहूं। दूसरा पॉइंट देखिए फसल लॉगिंग विधि है, तो याद रखिए फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। क्या है, फसल लॉगिंग विधि है, तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण हमारा फसल लॉगिंग है। ठीक है, याद रखें फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है दोस्तों संकर बीज यानी कि हाइब्रिड बीज। क्या है, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है दोस्तों, याद रखिए हमारा संकर बीज। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है धान की खेत से निकलने वाली गैस है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों मीथेन हमारा। क्या है, धान की खेत से निकलने वाली गैस है, तो याद रखिए मीथेन। ऊपर कह रहा है कि बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। ठीक है दोस्तों, अगला देखें क्या कह रहा है, धान की पौध उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी, तो याद रखिए दोस्तों फिलीपींस में। क्या है, कह रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है धान की पौध उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई, तो याद रखिए दोस्तों फिलीपींस में। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा दोस्तों धान की पौध उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई, तो याद रखिए दोस्तों फिलीपींस में। ठीक है, धान की पौध उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई है, तो याद रखें दोस्तों फिलीपींस में। अगला देखें, कह रहा है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, तो याद रखिए दोस्तों जया। क्या है, कह रहा है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, तो याद रखिए दोस्तों हमारी जया। ठीक है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, तो याद रखिए दोस्तों जया। अगला देखें, कह रहा है धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है, तो याद रखिए 2,4-D। क्या दोस्तों, कह रहा है कि धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक हैं, तो याद रखिए 2,4-D। क्या है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है, तो याद रखिए दोस्तों 2,4-D। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। कह रहा है दोस्तों कि हमारा क्लोरोपाइरीफॉस
क्लोरोपाइरीफास, क्या है कह रहा है क्लोरोपाइरीफास, फिर कह रहा है दोस्तों कार्बेंडिज्म, फिर कह रहा है दोस्तों क्विनाल्फास, फिर कह रहा है दोस्तों ब्यूटाक्लोर में से वह पदार्थ जो शाकनाशी है, तो याद रखिए ब्यूटाक्लोर। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्लोरोपाइरीफास, कार्बेंडिज्म, क्विनाल्फास तथा ब्यूटाक्लोर में से वह पदार्थ जो शाकनाशी है, तो याद रखिए ब्यूटाक्लोर। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्लोरोपाइरीफास, कार्बेंडिज्म, क्विनाल्फास तथा ब्यूटोक्लोर में से वह पदार्थ जो शाकनाशी है, तो याद रखिए ब्यूटाक्लोर। ठीक है, अगला देखें, कह रहा है पौधों का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा पर्ण। क्या है कह रहा है दोस्तों पौधों का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा पर्ण। क्या है पौधों का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा पर्ण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, तो याद रखिए गैम्बूजिया। क्या है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, तो याद रखिए दोस्तों गैम्बूजिया। क्या है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, तो याद रखिए दोस्तों गैम्बूजिया। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों तालाबों और कुओं में जिसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो याद रखिए गैम्बूजिया फिश को। क्या है दोस्तों कि तालाबों और कुओं में जिसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो याद रखिए दोस्तों गैम्बूजिया फिश को। ठीक है, कह रहा दोस्तों पॉलीथीन एक सामान्य है। क्या है दोस्तों कह रहा है पॉलीथीन एक सामान्य मच्छर विकर्षक है। क्या है दोस्तों पॉलीथीन है एक सामान्य मच्छर विकर्षक। क्या है दोस्तों पॉलीथीन है एक सामान्य मच्छर विकर्षक। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, कह रहा दोस्तों पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि जलवायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह क्या करता है, दूषित कर देता है। कह रहा है निम्नलिखित में से पारा प्रदूषण के स्रोत हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारा कीटनाशक भी है। फिर कह रहा है दोस्तों डेंटल अमेलगम फिलिंग्स है। क्या है डेंटल अमेलगम फिलिंग्स। फिर दोस्तों कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप। फिर कह रहा है दोस्तों कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चारों हमारे होंगे। ठीक है, फिर से देखें कि पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि जलवायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। ठीक है, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि जलवायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से पारा प्रदूषण के स्रोत हैं, तो याद रखें दोस्तों कीटनाशक भी है, डेंटल अमेलगम फिलिंग्स भी है, फ्लोरोसेंट लैंप भी है और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी है। ठीक है, याद रखिएगा 1, 2, 3 एवं 4 सभी हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कोयले का जलना, फिर कह रहा है दोस्तों खाना बनाने वाली गैस का जलना, फिर कह रहा है दोस्तों रूम स्प्रे और मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना में से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, तो याद रखिए दोस्तों कोयले का जलना। ठीक है, फिर देखें कोयले का जलना, खाना बनाने वाली गैस का जलना, रूम स्प्रे और मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना में से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, तो याद रखिए दोस्तों कोयले का जलना। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। फिर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, कह रहा दोस्तों हमारा क्या है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा कीटनाशक। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि मल पदार्थ, फिर कह रहा दोस्तों कीटनाशक, फिर कह रहा मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा कीटनाशक। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिए, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों वायु श्वसन। क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं दोस्तों वायु श्वसन। अगला देखिए, सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता परिणाम है, तो याद रखिए एंटीबॉडीज के उत्पादन का। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता परिणाम है, तो याद रखिए एंटीबॉडीज के उत्पादन का। ठीक है, फिर से देखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो वायु श्वसन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। ठीक है, फिर कह रहा है सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता परिणाम है, तो याद रखिए एंटीबॉडीज के उत्पादन का। क्या है सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता परिणाम है, तो याद रखिए एंटीबॉडीज के उत्पादन का। फिर सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता परिणाम है, तो एंटीबॉडीज के उत्पादन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए देखेंगे, कह रहा दोस्तों बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में
पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कह रहा है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। फिर से देखें कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों का पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता, क्योंकि दोस्तों बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए आगे देखें। कह रहा है दोस्तों सही सुमेल है, तो कह रहा है दोस्तों रदरफोर्ड को हम सुमेल करेंगे एटम बम से। क्या है? रदरफोर्ड को सुमेल करेंगे दोस्तों एटम बम से। ठीक है। अल्फ्रेड नोबल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों डायनामाइट से। ठीक है। कार्टराइट को हम सुमेल करेंगे दोस्तों पावर लूम से और ग्राहम बेल को सुमेल करेंगे टेलीफोन से। ठीक है। फिर देखें कि रदरफोर्ड को सुमेल करेंगे दोस्तों एटम बम से। रदरफोर्ड को सुमेल करेंगे एटम बम से। रदरफोर्ड को सुमेल करेंगे एटम बम से। अल्फ्रेड नोबल को सुमेल करेंगे दोस्तों डायनामाइट से। ठीक है। अल्फ्रेड नोबल को सुमेल करेंगे डायनामाइट से। कार्टराइट को सुमेल करेंगे पावर लूम से और ग्राहम बेल को सुमेल करेंगे टेलीफोन से। ठीक है। रदरफोर्ड को सुमेल करेंगे एटम बम से। अल्फ्रेड नोबल को सुमेल करेंगे डायनामाइट से। कार्टराइट को सुमेल करेंगे पावर लूम से और ग्राहम बेल को सुमेल करेंगे टेलीफोन से। ठीक है। रदरफोर्ड को एटम बम से, अल्फ्रेड नोबल को डायनामाइट से, कार्टराइट को पावर लूम से और ग्राहम बेल को टेलीफोन से। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों आनुवांशिकी में उपलब्धि एवं वैज्ञानिक। ठीक है। सही सुमेल करना है। देखिए कह रहा है जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज की थी लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि हमारा जीवाणुओं में पारक्रमण एवं संयुग्मन की खोज की थी लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। अगला देखें, यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना की थी दोस्तों मार्गन ने। क्या है? कह रहा है कि यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना की थी, तो याद रखिए मार्गन ने। अगला है ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन तो किया था दोस्तों कॉर्नबर्ग ने। क्या है दोस्तों? कह रहा है ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन तो किया था दोस्तों कॉर्नबर्ग ने। अगला देखें, संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखिए हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। फिर से देखेंगे, जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज की थी लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। क्या है? जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज की थी लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। फिर देखें, यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना की थी मॉर्गन ने। क्या है? यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना की थी मॉर्गन ने। ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन किया था कॉर्नबर्ग ने। क्या है? ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन किया था कॉर्नबर्ग ने। ठीक है। संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना की थी हरगोविंद खुराना ने। एक बार और देखेंगे, जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। ठीक है। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लैडरबर्ग एवं जिंडर ने। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना की थी मॉर्गन ने। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना की थी मॉर्गन ने। ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन किया था कॉर्नबर्ग ने। क्या है? ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन किया था कॉर्नबर्ग ने। अगला देखें, संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना की थी हरगोविंद खुराना ने। ठीक है। यहां कह रहा है सही जोड़ा है, तो याद रखिए दोस्तों सही जोड़ा है हमारा लाइगेसेज आणविक सीवानकर। ठीक है। क्या है? सही जोड़ा है लाइगेसेज, या सुमेल हो जाएगा हमारा आणविक सीवनकार से। ठीक है। फिर देखिए सही जोड़ा है लाइगेसेज, हमारा सुमेल हो जाएगा आणविक सीवनकार से। ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखें। अगला देखें, कह रहा दोस्तों केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वह है हमारा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, याद रखिएगा कि हमारा केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वह है हमारा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ठीक है। केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वह है हमारा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है पुदीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वह है दोस्तों उसकी पत्ती। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि पुदीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वह है दोस्तों हमारा पत्ती, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा भूटान। क्या है? तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश है, तो याद रखिए भूटान। क्या है? तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश है, तो याद रखिए हमारा भूटान। ठीक है। याद रखें कि तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश है, तो याद रखिए दोस्तों भूटान। अगला देखें, कह रहा है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है दोस्तों 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा दोस्तों क्या हमारा, देखें ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। कह रहा है न्यूजीलैंड का लक्ष्य है
डैश तक धूम्रपान मुक्त होना, तो याद रखिए 2025 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है डैश तक धूम्रपान मुक्त होना, तो 2025 तक। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के वे प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आते हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारा जीवाणु, फिर है दोस्तों सूक्ष्म शैवाल और फिर है दोस्तों कवक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के वे प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आते हैं, तो याद रखिए जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ठीक है दोस्तों, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के वे प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आते हैं, तो जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ठीक है, फिर देखें, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के वे प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आते हैं, तो जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए अगला देखें, कह रहा है ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी में से जेबी नार्लिकर के अनुसार जिसे अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, वह है दोस्तों हमारा ज्योतिष। ठीक है, फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी में से जेबी नार्लिकर के अनुसार जिसे अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, वह है दोस्तों हमारा ज्योतिष। ठीक है, फिर देखें, ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी में से जेबी नार्लिकर के अनुसार जिसे अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, वह है हमारा दोस्तों ज्योतिष। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है इसको। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों में जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मंगल ग्रह। क्या है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों में जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मंगल ग्रह बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों में जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो याद रखिए दोस्तों मंगल ग्रह। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों में जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो मंगल ग्रह। अगला देखें दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों सहज प्रणाली यानी कि मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग का परिवर्धन है, तो याद रखिए प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा कि सहज प्रणाली यानी कि मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग का परिवर्तन है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्या है, सहज प्रणाली यानी कि मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग का परिवर्तन है, तो याद रखिए प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ठीक है, फिर देखें, सहज प्रणाली यानी कि मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग का परिवर्तन है, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखें क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों ज्ञान जो हमें विद्यालय में मिलता है कहलाता है अर्थगत स्मृति। क्या है दोस्तों, कहलाता है, कह रहा है कि ज्ञान जो हमें विद्यालय में मिलता है कहलाता है अर्थगत स्मृति। क्या है, फिर देखें, कह रहा है ज्ञान जो हमें विद्यालय में मिलता है कहलाता है दोस्तों अर्थगत स्मृति। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञान जो हमें विद्यालय में मिलता है कहलाता है अर्थगत स्मृति। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। अगला देखें, कह रहा दोस्तों सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं दोस्तों चिंतन। क्या है दोस्तों, देखें, कह रहा है कि सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं दोस्तों चिंतन। ठीक है, सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं दोस्तों हम चिंतन। ठीक है, सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं दोस्तों हम चिंतन। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत जो हमारा बायो सब्जेक्ट का पूरे चैप्टरों को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो से दोस्तों अपना जो बायो का पार्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो दोस्तों हम लोगों ने बायो से संबंधित सारे चैप्टर को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, जीएस पॉइंटर के सारे जो बायो से संबंधित चैप्टर हैं उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बायो सब्जेक्ट समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल पर दोस्तों जीएस पॉइंटर से संबंधित इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सारी वीडियोज़ और बायो की हमारी सारी वीडियोज़ अपलोडेड की जा चुकी हैं जीएस पॉइंटर पुस्तक से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब जो जीएस पॉइंटर के तहत हम लोग अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वह होगा हमारा क्या, वह है हमारा इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो अब जो अगली वीडियोस हमारी स्टार्ट होंगी वह होंगी दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, जिससे संबंधित दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा खासा वेटेज रखता है दोस्तों हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, इसलिए अब अगली वीडियो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के देखेंगे। सारे जितने भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं वो हम इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक दोस्तों सारे वीडियोज़ को आप लोग देखते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी सारे ये पॉइंट दिए गए हैं सब हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियोस में यहीं तक रखते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे बायो को कंप्लीट करना चाहते हैं वह हमारे चैनल से जाके बायो की सारी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, वह वहां से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें
और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब तक लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।